इस लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन देम। और इन दोनों लॉज पर, जो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ फैराडे हैं, उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को मैं इस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इससे पहले ये जानना जरूरी है कि खुद ब खुद ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस टर्म है इसका क्या मीनिंग है। इलेक्ट्रोलाइसिस को समझने के लिए देखिए, इधर ये एक कंटेनर है, बीकर कह लीजिए, और इसमें सपोज सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन भरा हुआ है, वाटर में डिजोल्व या मोल्टन, नो मैटर। तो सोडियम क्लोराइड लिक्विड फॉर्म में इसके अंदर है। तो क्या हो सकता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, जब करंट पास करेंगे। अब करंट कैसे पास होता है, सॉल्यूशन में एक एनोड टर्मिनल ले लिया है इलेक्ट्रोड, और एक कैथोड का इलेक्ट्रोड लिया, जो यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस में निगेटिव टर्मिनल होता है। अब क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ केमिकल कन्वर्ट होगा थ्रू पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ करंट पास करने से केमिकल मिलने वाला है, इसलिए यहाँ एनोड हो गया है पॉजिटिव टर्मिनल। अच्छा, तो देखिए, जब एनोड यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, कैथोड निगेटिव है, तो बैटरी से जब कनेक्ट किया, ये बैटरी है, ये कंडक्टिंग वायर्स हैं, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड से और बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को कैथोड से ज्वाइन कर दिया गया है। ऐसा करने से करंट पास होगा, और जब करंट पास होगा तो क्या होगा, जैसे ही करंट पास करेंगे तो ये जो प्रेजेंट यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज हो जाएगा सोडियम आयंस में एंड क्लोराइड आयंस में। अब जब ये सोडियम आयंस और क्लोराइड में डिकम्पोज होगा, तो सोडियम आयंस जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो वो कलेक्ट होंगे कैथोड पर। करंट पास जैसे ही करेंगे तो सोडियम क्लोराइड अपोजिट चार्ज आयन सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस में डिकम्पोज हो जाएगा। तब क्या होगा, जो सोडियम आयंस हैं, सोडियम आयंस इस सॉल्यूशन में से कहा जाएंगे कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होंगे सोडियम आयंस, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल को अट्रैक्ट होंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो सोडियम आयंस हैं सॉल्यूशन में मिलेंगे करंट पास करने पर, तो कहाँ जमा होंगे, कैथोड पर जो निगेटिव टर्मिनल है। ऑन द अदर हैंड, जो क्लोराइड आयंस हैं, जो कि निगेटिवली चार्ज आयंस हैं, दे विल कलेक्ट एट एनोड, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल है, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यह है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का करंट पास करने से, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जब करंट पास करेंगे तो वो टू अपोजिट आयंस में डिकम्पोज होगा, और वो जो टू अपोजिट चार्ज आयंस जो हैं अपने अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाएंगे। रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब जो पॉजिटिव आयंस हैं वो कैथोड पर, और जो निगेटिव आयंस हैं वो एनोड पर डिपॉजिट हो जाएंगे। दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। अब बात करते हैं कि फैराडे का फर्स्ट लॉ इस पर बेस्ड क्या है और क्या इस पर बेस्ड सेकंड लॉ है। इन फर्स्ट लॉ फैराडे क्या स्टेट कर रहा है, द मास डिपॉजिटेड ऑन आइदर इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज सप्लाइड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, उसके दौरान जो भी मास डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करेगा चार्ज पर, है ना। जैसे बात कर लें कि हम यहाँ पर ये इस तरह से, ये कोई कंटेनर है और इसमें यहाँ पर ये एनोड और ये आपका कैथोड है। जब करंट पास किया गया था बैटरी के थ्रू, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल था बैटरी का और ये था निगेटिव। तो जब चार्ज पास किया गया था तो वहाँ पर जो मास डिपॉजिट होगा,
अब जो यहाँ से पॉजिटिव आयंस जमा होंगे कैथोड पर, तो कैथोड पर ये जो भी मास डिपॉजिट होगा, दिस मास डिपॉजिट ऑन कैथोड डिपेंड करेगा कि कितना आपने चार्ज सप्लाई किया है। जितना चार्ज आप सप्लाई करेंगे उतना ही मास इस कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो मास यहां मैंने W से रिप्रेजेंट किया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए कांस्टेंट लिया है Z, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कांस्टेंट, जो किसके इक्वल होता है, मोलर मास अपॉन NF। एंड व्हाट इज द मोलर मास, यू नो वेल, आपको पहले ही पता है मोलर मास। जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उसका मोलर मास अपॉन NF। अब ये F फैराडे कांस्टेंट, जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है 96500। फैराडे क्या होता है, 96500, चार्ज ऑन 96500, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे या लॉस होंगे, दैट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सपोज हम बात करते हैं सोडियम की, जब सोडियम आयंस, सोडियम Na1 पॉजिटिव आयन, ये कैटायन है, और जब कैथोड पर जाकर डिपॉजिट होगा तो क्या करेगा उस वक्त, ये कैथोड पर जाकर डिपॉजिट जब होगा तब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो क्या चेंज आया ऑक्सीजन स्टेट में कि यहां पर 1 पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए यहां पर N की वैल्यू हो जाती है दिस 1। सिमिलरली अगर कैल्शियम, जिस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर ये कैथोड पर जाके डिपॉजिट होगा तो डिपोजिशन से पहले ये कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये कैल्शियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर भी चेंज क्या आया है, 2, और यहां पर मानेंगे 0, तो 2 और 0 का चेंज आता है 2, तो यहां पर N की वैल्यू बनती है आपकी 2। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कह लें या नंबर ऑफ चार्जेस, जैसे भी आपको बेहतर लगे वैसे आप समझ सकते हैं। नाउ मास डिपॉजिट इज इक्वल टू Z की जगह पुट किया मोलर मास अपॉन NF, I करंट और T टाइम। I करंट जो कि एम्पियर में लें और टाइम सेकंड में लेना होगा। अगर बात 1 मोल की करें तो 1 मोल क्या होगा, 1 मोल के केस में क्या कंडीशन बनेगी। अब 1 मोल, यहां पे 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की बात कर रहे हैं जो डिपॉजिट हो रहा है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। लुक हेयर, मोलर मास इधर लिया है W के अपॉन में, तो मास अपॉन मोलर मास, यहां क्या रह गया I इंटू टी, दिस 1 अपॉन NF, दिस 1। अब ये मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास क्या होता है, मोल, तो ये अपने आप में क्या बन गया है, मोल। किसका मोल, सब्सटेंस के मोल। फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की बात हो रही है, तो ये अपने आप में हो गया है मोल ऑफ सब्सटेंस। तो मोल ऑफ सब्सटेंस लेते हैं 1 इन प्लेस ऑफ, यहां ये तो मोल है, मैं बार बार कह रहा हूं, तो 1 लिया, तो क्या फॉर्मूला बनता है, I इंटू टी अपॉन NF, क्रॉस मल्टीप्लाई से बन गया, ये हो गई क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, तो इधर आ गया IT और ये NF, तो NF इज इक्वल टू I इंटू टी। I चार्ज, सॉरी करंट, T टाइम इन सेकेंड, N चेंज इन द ऑक्सीजन स्टेट, एंड F फैराडे कांस्टेंट।
Faraday's second law, when more than one electrochemical cells, two or more than two, are connected in series, then the mass of the metal deposit on respective electrode, यानी कैटायन कैथोड पर और एनायन एनोड पर, is directly proportional to the equivalent weight of the metal. अब ये कैसे, देखिए ये मैंने यहाँ पर 3 सेल लिए हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि एनोड 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 ग्रीन कलर से और ब्लू कलर से कैथोड. अब इनको सीरीज में कनेक्ट करें. सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं कि ये देखिए एनोड को कंडक्टिंग वायर से इस पॉजिटिव से दूसरे के कैथोड को पहले के कैथोड को दूसरे के एनोड से और दूसरे के कैथोड को तीसरे के एनोड से ज्वाइन कर दिया है. और पहले का जो एनोड है उसको हम ज्वाइन करेंगे तीसरे के कैथोड से और यहां पर अप्लाई कर देंगे, बैटरी से इसको कनेक्ट कर देते हैं. ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल. अब ऐसा करंट पास कर देने, ये इसमें जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा, इसमें कोई ए सोल्यूशन है, इसमें बी है, इसमें सी है, यहाँ इसे हमने 1 इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन और 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के हिसाब से रिप्रेजेंट किया है. तो अगर इसमें जो 1 इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, जब करंट पास हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ के जो कैटायंस होंगे करंट पास करने से डिकम्पोज हो ही जाएगा इलेक्ट्रोलाइट. जो कैटायंस होंगे वो इस पर जमा हो जाएंगे और जो इसके कैटायंस होंगे नंबर 2 के, वो नंबर 2 के कैथोड पर जमा होंगे और जो नंबर 3 के कैटायंस होंगे वो नंबर 3 के कैथोड पर जमा हो जाएंगे. और ये जो मास डिपोजिट हो रहा है सभी का, इस पर, फर्स्ट पर, सेकंड पर और थर्ड पर, ये उन सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनल होगा. इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन पॉजिटिव चार्जेस ऑन द मेटल. जो भी होंगे इस पर, कैल्शियम पर 2 होते हैं तो 2, एल्यूमिनियम पर 3 होते हैं तो 3, सोडियम पर 1 होते हैं तो 1, है ना. ये आपका है नंबर 1, ये नंबर 2 और दिस वन इज नंबर 3. तो नंबर 1 का अब यहां से देखिए, अगर इसको आगे प्रोसीड करते हैं तो क्या डेरिवेशन बनता है, यहां डेरिवेशन बन जाता है W इज इक्वल टू, अगर कोई भी कांस्टेंट ले, सपोज के ही ले लें, इनटू E, और E क्या है, इक्विवेलेंट वेट. और बाद में जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, मास जो W रिप्रेजेंट किया अपॉन इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक, तो अगर W1 E1 है तो भी कांस्टेंट होगा, W2 अपॉन E3 तो सॉरी W2 अपॉन E2 उसका रेशो भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा. इसी तरह से अगर W3 लें अपॉन E3 तो वो भी कांस्टेंट. तो W1 अपॉन E1 कांस्टेंट, W1 अपॉन E1 कांस्टेंट, W2 अपॉन E2 कांस्टेंट, W3 अपॉन E3 कांस्टेंट. तो क्लियर, W1 अपॉन E1, द रेशियो ऑफ द मास एंड इक्विवेलेंट मास विल रिमेन सेम. अगर बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस गिवन बाय फैराडे. तो क्लियर हो गई बात कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा कि जो भी मास डिपोजिट होगा रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, यहाँ मैं लेके चल रहा हूँ कि कैटायंस कैथोड पर जमा हो रहे हैं. तो पहले के जो कैटायंस हैं वो पहले कैथोड पर जमा होंगे, दूसरे के दूसरे पर, तीसरे के तीसरे पर. वो डिपेंड करेगा इक्विवेलेंट मास पर. तो फॉर्मुलेशन बन जाता है मास एंड इक्विवेलेंट मास का रेशियो यहाँ पर सेम रहेगा इन सच ए कंडीशन. Numerical here, 3 electrolytic cells A, B, C
containing solution of zinc sulfate, silver nitrate and copper sulfate respectively are connected in series. A steady current of 1.5 ampere was passed through them until 1.5 gram of silver deposited at the cathode of the cell B. How long did the current flow? What mass of copper and zinc were deposited? तो इसे सेटअप कर लिया हमने। ए सेल जो कि किसका है, जिंक सल्फेट का बना हुआ है। ए सेल जिंक सल्फेट है और बी सेल सिल्वर नाइट्रेट जो आपको यहां दिखाई दे रहा है। सी सेल कॉपर सल्फेट जो कि यहां पर मैंने बनाया है। 1.5 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट एट कैथोड ऑफ द सेल बी। अब ये जो सेल बी है इसका कैथोड ये है, इस पर यहां ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये सिल्वर जमा हुआ है, डिपॉजिट हुआ है कितना, 1.5 ग्राम। अब जो यहां पर जमा होगा, चूंकि सेल ए है और ए में क्या है, जिंक सल्फेट, तो यहां जमा हुआ जिंक। ए सेल में जिंक जमा हो गया कैथोड पर। कॉपर सल्फेट जो सी सेल में है उसमें कॉपर जमा हो रहा है कैथोड पर सी के। इस सेटअप में ए जो जिंक सल्फेट सेल है, बी में सिल्वर नाइट्रेट है और सी में आप देख रहे हैं कॉपर सल्फेट। कलर पर ध्यान दें बिल्कुल। अब इनको सीरीज में कैसे कनेक्शन होता है कि बी ए का कैथोड बी के एनोड से, बी का कैथोड सी के एनोड से, और सेल होते तो और भी कर लेते, और ए का एनोड फाइनली जो लास्ट है उसके, यानी यहां पर सी है, सी के कैथोड से ज्वाइन कर दिया है और बैटरी लगा दी है। जब बैटरी यहां पर रेज कर दी है तो करंट पास होगा, और करंट पास होने से ही यहां पर जो बताया गया है दिस वन कि बी सेल में, जो बी सेल है उसमें सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर 1.45 ग्राम। अब इस 1.45 ग्राम की हेल्प से हमें पता लगाना है कि ए सेल में कितना जिंक जमा हो रहा है जो यहां पर आप देख रहे हैं, और सी सेल में कितना कॉपर जमा हो रहा है। तो चूंकि ये सेटअप फॉलो कर रहा है फैराडे सेकंड लॉ को, तो फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, मास एंड इक्विवेलेंट मास का रेशो एक सब्सटेंस का दूसरे के इक्वल, दूसरे का तीसरे, चौथे एंड सो ऑन। इस तरह से यहां पर ये सेटअप बन गया है। मास ऑफ जिंक इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक, मास ऑफ सिल्वर इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, मास ऑफ कॉपर इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। सिल्वर का मास 1.45 ग्राम हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमने यहां पर सिल्वर का मास दिस वन मास ऑफ सिल्वर WAG हमें गिवन है, तो हमने यहां पर WAG के वाले स्पेस में सिल्वर का मास 1.4 ग्राम पुट कर दिया, जो कि यहां मिल रहा है बी सेल के अंदर। तो मास ऑफ जिंक, मास ऑफ कॉपर के लिए हमें चाहिए इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक, इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक के लिए हमें क्या चाहिएगा, पहले बताया मैंने, मोलर मास ऑफ जिंक 65 होता है, और जिंक पर जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे या जिंक की जो वैलेंसी होगी, जो मैंने यहां पर शो किया आपको जिंक 2 पॉजिटिव से, क्योंकि जिंक सल्फेट कैसे डिकम्पोज होगा, जिंक 2 पॉजिटिव एंड सल्फेट में। तो सल्फेट से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सल्फेट कहां होगा, एनोड पर, एनोड से कोई मतलब नहीं, मतलब कैथोड से है, और कैथोड पर जमा होगा जिंक। ये जिंक आयंस कैथोड पर जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक सॉलिड में जमा हो जाएंगे, जो यहां पर दिखाई दे रहा है। तो जिंक का इक्विवेलेंट मास आया 65, मोलर मास अपॉन वैलेंसी 32.5। सिल्वर का इक्विवेलेंट मास, मोलर मास 108, और चार्जेस होते हैं सिल्वर पर 1 अपॉन 108। तो सिल्वर नाइट्रेट में जब करंट पास होगा तो सिल्वर आयंस मिलेंगे और नाइट्रेट आयन, और ये सिल्वर आयंस बी सेल में कैथोड पर सिल्वर में डिपॉजिट होकर जाएंगे, जो कि आपको दिया है 1.45 ग्राम। ई ऑफ सिल्वर इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर 63.5, मोलर मास अपॉन 2 चार्जेस, दैट इज हेयर, तो 31.75। ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज, मास ऑफ जिंक हमें कैलकुलेट करना है, ई ऑफ जिंक फाइंड आउट कर लिया है
32.5 यहां से पुट कर रहे हैं। मास ऑफ सिल्वर गिवन है 1.45 ग्राम, पुट कर दिया है पहले ही। ई ऑफ सिल्वर 108 जो फाइंड किया यहां पुट कर दिया है। ई ऑफ कॉपर अभी फाइंड किया है 31.75 और ई ऑफ कॉपर पुट कर दिया गया है यहां पर। और अब हमने क्या किया यहां पर, जिंक के मास के लिए हमने ये पेयर सिलेक्ट किया है जिसमें जिंक एंड सिल्वर का दो पेयर ले लेंगे। जब इस पेयर को ले रहे हैं तो क्या हुआ, जिंक सिल्वर, तो यहां पर पुट हेयर, इसको यहां पर देखें तो मास ऑफ हमें जिंक चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या होता है कि 32.5 इधर चला गया है, तो देख रहे हैं 1.45 मल्टीप्लाई बाय 32.5 एंड 108 मास ऑफ जिंक के साथ रहेगा, तो मास ऑफ जिंक के साथ जो है 108 अपॉन में चला गया है। एंड ऑन कैलकुलेशन वी हैव द मास ऑफ जिंक 0.44 ग्राम। फॉर द मास ऑफ कॉपर अब हम पेयर ले रहे हैं कौन सा, ये जिसमें सिल्वर एंड कॉपर, तो सेकंड पेयर लिया। तो सेकंड पेयर में आप देख रहे हैं कैसे कि 1.45 की क्रॉस मल्टीप्लाई 31.75 से, आप यहां देख रहे हैं 1.45 मल्टीप्लाई 31.75 और क्रॉस मल्टीप्लाई 108 की मास ऑफ कॉपर से। तो मास ऑफ कॉपर जब फाइंड करेंगे तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई में 108 है वो डिवाइड में आ जाएगा। इस तरह से कैलकुलेशन पर 0.43 ग्राम मास ऑफ द कॉपर हमें मिल गया है। मास हमने फाइंड कर लिया है कॉपर का और जिंक का। अब हमारे पास है क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, यानी कितने टाइम तक करंट फ्लो होगा, और उसके लिए हमें दिया है स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर वाज पास्ड। तो करंट 1.5 एम्पियर है, तो अब हम यहां ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दिस वन, मास इज इक्वल टू मोलर मास करंट इंटू टाइम अपॉन एन फैराडे कांस्टेंट। तो यहां पर हमें क्या क्या चाहिए, मोलर मास। अब मोलर मास किसका लें, क्योंकि हमारे पास मास जिंक का भी है, कॉपर का भी है और सिल्वर का भी है। अगर हम बात करते हैं यहां पर जिंक का केस ले लें, सपोज हम यहां बात कर रहे हैं मास ऑफ जिंक की बात कर रहे हैं, तो मास ऑफ जिंक की बात कर रहे हैं तो W आपका हो जाएगा 0.44 ग्राम, यहां पुट करेंगे 0.44 ग्राम। और मोलर मास जिंक का होता है कितना, 65, तो मोलर मास यूज कर रहे हैं हम कितना, 65। कहां, यहां पर ये अप्लाई कर दिया है मोलर मास 65। करंट पहले से कितना है 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर यहां पे करंट पुट कर दिया है 1.5, दिस वन 1.5 एम्पियर इज द करंट, पुट किया, सिंबल पर ध्यान रखें। और टाइम है जो हमें फाइंड आउट करना है एन। चूंकि मास हमने जिंक का लिया है तो जिंक के बिहाफ पर यहां पर कितने चार्जेस आ रहे हैं, 2 चार्जेस आ रहे हैं, तो ये 2 एज ए एन पुट करेंगे। और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500। ये जब सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो फिर किस तरह दिखाई देगा आपको, उससे पहले ये क्लियर कर लें, करंट 1.5 एम्पियर क्वेश्चन में गिवन है। चूंकि सीरीज में कनेक्शन है सारा का सारा, जब सीरीज में कनेक्शन है सारा का सारा तो सीरीज में क्या होता है, करंट तीनों सेल में इक्वल हो, सेम होगा, कांस्टेंट होगा। इसके अलावा क्या कांस्टेंट होगा, टाइम भी कांस्टेंट होगा। तो टाइम चाहे जिंक के लिए फाइंड कर लें, चाहे कॉपर के लिए या सिल्वर के लिए, इट विल बी सेम बिकॉज द कनेक्शंस आर अरेंज्ड इन सीरीज। जिंक के लिए मैंने पहले बताया मास 0.44 ग्राम पहले कैलकुलेटेड है, 65 मोलर मास मैंने बता दिया आपको, करंट 1.5 एम्पियर ऑलरेडी, टाइम फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू 2, जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं जिंक पर 96500, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू। एंड ऑन कैलकुलेशन ऑफ दीज वी हैव 871 सेकेंड। मैंने जिंक के बिहाफ पर बताया है, आप इसे कॉपर का मास ले सकते थे, कॉपर का मास लेते तो मोलर मास भी कॉपर का आता है, कॉपर के ही चार्जेस आते। और अगर सिल्वर का मास लेते तो मास भी सिल्वर का होता, मोलर मास भी सिल्वर का होता है और चार्जेस भी यहाँ सिल्वर के ही होते।
न्यूमेरिकल मैंने आपको फुली एक्सप्लेन कर दिया है, बट यहाँ एक चीज़ मैं बताना जरूरी समझता हूँ, वो क्या है कि यहाँ 3 सेल दिए हैं ए बी सी, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट। हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिले उसमें 2 सेल हों, ए बी या बी सी, जिंक सल्फेट सिल्वर नाइट्रेट, या सिल्वर नाइट्रेट कॉपर सल्फेट, या जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट। तो उस कंडीशन में जो पेयर बनेगा, यहाँ पर 3 आ रहा है और वहाँ पर 2 आएगा, जो भी आपके पास होंगे। अगर जिंक एंड सिल्वर है तो आप खाली ये ले लेंगे, और अगर आपके पास जिंक एंड कॉपर है तो आप जिंक एंड कॉपर ही लेंगे, और अगर आपके पास सिल्वर एंड कॉपर है तो आप सिल्वर एंड कॉपर को ही ले लेंगे। In this numerical, if a current of 0.5 ampere flow through a metallic wire for 2 hours, then how many electrons की बात हो रही है, would flow through the wire। तो करंट 0.5 एम्पियर, टाइम सेकंड में लेना मैंने बताया था, तो 2 आवर्स मल्टीप्लाई 60 मिनट हो गए, फिर मल्टीप्लाई 60, ये सेकंड कन्वर्ट हो गए हैं। अब एन ई इज इक्वल टू आई टी अप्लाई कर देते हैं। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। अगर यहां फेराडे होता तो फेराडे का मतलब था 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, लेकिन ये ई यहां पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को एक्सप्लेन कर रहा है। तो एन बी यहां पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ई, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, करंट आई टी, टाइम। ऑन पुटिंग द वैल्यू, अब ई अपॉन में चला गया इधर, आई की वैल्यू 0.5 वो यहां पुट कर दिया, ये देखिए आप दिख रहा है। फिर टाइम 2 इंटू 60 इंटू 60, 2 इंटू 60 इंटू 60, दैट इज द वैल्यू ऑफ द टाइम हेयर, अपॉन चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आपके पास आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इन दिस न्यूमेरिकल, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शंस। यहाँ प्रोडक्शंस हो रहे हैं और उनमें चार्ज पता लगाना है, यानी क्यू। फर्स्ट में 1 मोल, मैंने पहले बताया 1 मोल के लिए 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयंस टू एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम आयंस 3 पॉजिटिव चार्ज जब एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। या छोड़े इस चीज़ को भी, यहाँ पर चार्ज 3 पॉजिटिव है और जब इस यहाँ पर आया तो यहाँ पर चार्ज 0 ही है। तो 3 और 0 का चेंज, यानी चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट मैंने पहले बताया कितना आया, 3। तो एन की वैल्यू हो गई है 3। पहले क्लियर हो गया था, चार्ज क्यू चार्ज, एन चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट, एफ फेराडे कांस्टेंट। तो 3 चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड 96500 कूलम्ब इज द फेराडे। तो मल्टीप्लाई करने पर यू हैव द करेक्ट आंसर। तो पता चल जाएगा यहां पर कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयंस को रिड्यूस करने में कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। सिमिलरली फॉर द सेकेंड पार्ट, 1 मोल ऑफ कॉपर आयंस टू कॉपर। कॉपर आयंस टू कॉपर, यहां पर 2 पॉजिटिव चार्ज और यहां पर चार्ज नहीं तो 0 ही मानेंगे। तो डिफरेंस हुआ 2 और पूरा कंप्लीट बैलेंस कर लें कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड रहे होंगे। ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाती है 2, तो n की जगह 2 पुट किया, फेराडे की वैल्यू 96500 एंड यू हैव द आंसर। चार्ज जो यहाँ पे चाहिए किस काम के लिए, कॉपर आयंस के 1 मोल को कॉपर के 1 मोल के सॉलिड में कन्वर्ट करने में या रिड्यूस करने में। इन द थर्ड पार्ट, 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव, यानी दैट इज पर मैग्नेट आयन इनटू Mn2 पॉजिटिव मैग्नीज सेकेंड आयन। तो उसके लिए मैंने तो यहाँ कंप्लीट रिएक्शन दी है, बट इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। अगर आप देखें किसको, MnO4 पर 1 नेगेटिव चार्ज को, तो यहां अगर ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज की निकालने की कोशिश करें तो अगर इसको x मान ले मैग्नीज को, प्लस ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 एटम्स हैं
और एक ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट होता है -2 इज इक्वल टू परमैंगनेट पर 1 नेगेटिव चार्ज है, तो कैलकुलेशन करने पर क्या बनता है x -8 है ना, -2 × 4 -8 इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1 जो है जब -8 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -1 + 8 यानी कि 7, तो दैट इज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर बनती है किसकी, मैग्नीज की, किसके अंदर, परमैंगनेट आयन के अंदर, ये +7 है। और ये किस में चेंज हो रहा है, मैग्नीज 2 पॉजिटिव में, Mn2 पॉजिटिव। अब यहां तो साफ ही दिख रहा है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, 7 एंड 2 का डिफरेंस 5 है, दैट इज वाई 5 हेयर वैल्यू ऑफ n एंड दैट इज ऑफ फैराडेज वैल्यू। इस तरह से आपको ये क्लियर हो जाने चाहिए, नॉट टू डिफिकल्ट। फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे, यहाँ f की वैल्यू भी पुट नहीं करनी है, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम टू फॉर्म कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन यानी पिघला हुआ कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड जो पिघला हुआ है, जब उसमें करंट पास करेंगे तो वो कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस और क्लोराइड आयंस में डिकम्पोज होगा। ये कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कैल्शियम सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड कैल्शियम सॉलिड में, जिसका मोलर मास होता है 40 ग्राम गिवन होगा। अब अगर यहाँ देखें तो चार्ज फॉर 1 मोल, चूंकि ये तो 1 मोल ही बना है ना यहाँ पर, अब 1 मोल कैल्शियम की जो 1 मोल है, ये मैंने 1 लिखा है यहाँ पर, 1 मोल के मतलब होता है 40 ग्राम। तो 40 ग्राम के लिए हमें कितनी जरूरत पड़ रही है, 2। कैसे देख रहे हैं, यहाँ पर देख लें, 2 चार्ज और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो 2 फैराडे की जरूरत पड़ रही है। तो 20 ग्राम के लिए हमें कितने फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी, वी कैन कैलकुलेट इट। इसको दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अनदर मेथड क्या है, आपको पता है, मास इज इक्वल टू मोलर मास को मैं एम लिख रहा हूं इनटू आई टी की जरूरत नहीं है, तो सीधे सीधे चार्ज लिख दिया Q अपॉन N F नंबर ऑफ फैराडे। तो यहां पर भी इस फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। तो क्या बनेगा, यहां से बनेगा Q यानी चार्ज इज इक्वल टू, तो यहां से फॉर्मूला तैयार हुआ, चार्ज इज इक्वल टू मास इनटू चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट इनटू फैराडे अपॉन m। आप देख लीजिए जो कैलकुलेट होके यहां पे आ रहा है, ये वही तो बात हो गई, मास ये रहा 20 ग्राम, n ये रहे 2 और f तो वहां पे लिखा हुआ आप देख ही रहे हैं, अपॉन m मोलर मास ऑफ कैल्शियम। तो इससे कैलकुलेट होके 1 फैराडे। आपकी मर्जी है, जैसे बेटर लगे वैसे आप इसको समझ सकते हैं। फॉर द सेकेंड पार्ट, 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम Al2O3। अब Al2O3 को जब मेल्ट करेंगे तो एल्यूमिनियम आयंस एंड ऑक्साइड आयंस ही मिलेंगे। अब एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, होते ही हैं 3 पॉजिटिव चार्ज। अब 3 पॉजिटिव चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, या उससे भी छोड़िए कि चार्ज 3 पॉजिटिव है और यहाँ पर कोई चार्ज आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3। तो उसी तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, चाहे तो इसी फॉर्मूले से Q फाइंड करना है, W हमारे पास कितने ग्राम दिया है, 40 ग्राम, ये रहा 40 ग्राम मास, W N की वैल्यू 3 फैराडे दिखाई दे रहा है, चूंकि एल्यूमिनियम में कितना चेंज आ रहा है, यहाँ 3 पॉजिटिव और यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। F फॉर्मूले में F यहाँ पर पुट कर दिया है, अपॉन M मोलर मास एल्यूमिनियम का आपको गिवन होगा 27 ग्राम पर मोल। तो ये वैल्यू पुट करने से आप फाइंड कर सकते हैं, और अनदर तरीके से जो मैंने आपको करा रखा है ऐसे भी आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है कि भाई ये एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके ही एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ हमें दिख रहा है कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयंस क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है कौन, 1 मोल,
और 1 मोल का मतलब 27 ग्राम। तो 27 ग्राम यानी कि 1 मोल कितना ले रहा है, 3 फैराडे चार्ज ले रहा है। तो हमें पूछा गया है कितना, 40 ग्राम। तो 40 ग्राम जो एल्यूमिनियम है उसके लिए हमें कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, 3F/27 मल्टीप्लाई बाय 40। इस मेथड से या जो इससे पहले मेथड बताया, जो भी आपको बेटर लगे उससे आप कर सकते हैं। इन दिस न्यूमेरिकल हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड 1 मोल H2O इंटू O2। अब H2O इंटू O2 तो साफ दिखाई दे रहा है कि अगर बैलेंस करें ना भी करें तो भी काम चल जाता है। यहाँ पर बैलेंस कर ले ज़्यादा अच्छी बात है, बैलेंस करना आ जाएगा। 2H2O O2 में हो रहा है। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2H2O। हाइड्रोजन हो गए 2 2 ज़ा 4, 4 हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव। तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं, यहाँ पर 1 पॉजिटिव इंटू 4, 4 पॉजिटिव, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन यूज किया है। ऐसे पता चल गया है कि 2 मोल वाटर को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए 4 फैराडे। तो 1 मोल के लिए 2 फैराडे, सिंपल सी बात है। सिमिलरली 2FeO सेकेंड पार्ट में इनटू Fe2O3। तो Fe2O3 है तो 2 से मल्टीप्लाई करके Fe को बैलेंस किया, ठीक है। और ऑक्सीजन 3, उसके लिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, वाटर ले लिया है। तो इस तरह से आपको पता चल गया है कि यहाँ पर आ रहे हैं 2 फैराडे, पर किसके लिए है, 2 मोल्स के लिए। तो 1 मोल के लिए 1 फैराडे हो गया। नहीं तो सिंपल तरीके से H2O में ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज है और O2 में इस पर 0 चार्ज है, तो यहाँ डिफरेंस आ जाता है 2। तो N की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही है। तो सिंपली ऐसे कर लें तो ज़्यादा बेटर है, आपको ऐसे ही अच्छा लगेगा। तो 2 आने का मतलब चार्ज अपने आप में Q इज इक्वल टू क्या बनेगा, फैराडे, N फैराडे, N यहाँ पे 2 और फैराडे की वैल्यू पुट करेंगे तो 9 6 5 0 एंड 0 दिस वन। इस तरह से कर सकते हैं इसको। ऐसे ही सेकेंड पार्ट कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में यहाँ पर Fe पर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं और जब कन्वर्ट हुआ Fe2O3 में तो यहाँ पे 3 चार्ज हो गए, तो डिफरेंस आया 1, 1 आया तो चार्ज हो गया इस पर 1 फैराडे। क्लियर। ए सोल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज। जब निकल नाइट्रेट है तो निकल आयंस जिन पर 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिख रहा है नाइट्रेट के 2 से, यहाँ पे 2 है ये, इसीलिए निकल पर 2 पॉजिटिव चार्ज आया है। तो निकल पर 2 पॉजिटिव चार्ज आया है तो निकल 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी चेंज यहाँ पर आया 2 और यहाँ पर सॉलिड जब है तो कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पर चेंज आया 2। तो यहाँ पर जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज 2, जो भी इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए वो 2 है। तो फॉर्मूला पहले वाला वही फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले बता रखा है। द फॉर्मूला इज द सेम, मास इज इक्वल टू मोलर मास इंटू करंट इंटू टाइम अपॉन NF। मोलर मास आपको एग्जाम में गिवन होगा, निकल के लिए है 58.7। पुट कर दे मोलर मास की जगह I 5 एम्पियर, एम्पियर से पता चल रहा है ये करंट ही है। I की वैल्यू 5 पुट कर दी यहाँ पर, देखिए लुक हियर। और टाइम 20 मिनट्स है, मैंने बताया सेकंड में लेना है तो 20 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 तो सेकंड में कन्वर्ट हो गया है। 2 चार्ज जो पहले फाइंड आउट हुआ है, फैराडे कांस्टेंट एंड 96500 एंड ऑन कैलकुलेशन यू हैव 1.82 ग्राम। मतलब ये कि जब निकल नाइट्रेट सॉल्यूशन में 5 एम्पियर करंट 20 मिनट तक पास करेंगे तो हमें कैथोड पर निकल मिलेगा 1.82 ग्राम।